उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, देवकुंड। गांव सुंदर था, शांत था, लेकिन उसके बिल्कुल बाहर एक जंगल शुरू होता था जिसे लोग काला वन कहते थे। काला वन की सबसे घनी झाड़ियों के बीच एक टूटी फूटी हवेली थी, भूला भुलैया हवेली। नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अंदर जाते ही रास्ते भूल जाते थे। कहा जाता था कि वहां कभी कोई परिवार रहता था। रुद्र प्रताप सिंह था, लेकिन पिछले 50 सालों से हवेली में कोई इंसान नहीं गया था। या यूं कह लो, गया तो था लेकिन वापस कोई नहीं आया। गांव वाले कहते, हवेली में इंसान नहीं, परछाएं रहती है। जो रात में वहां गया उसकी चीखें पहाड़ गूंज उठते। गांव के बच्चे तक वहां जाने से डरते थे। पर कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से। अंकित जो कि बहादुर और जिद्दी नेहा, समझदार विवेक थोड़ा मजाकिया, रिया डरपोक लेकिन सबसे दयालु। ये चारों कॉलेज से गांव घूमने आए थे। अंकित का जन्म इसी गांव में हुआ था, बाकी 3 पहली बार आए थे। शाम ढल चुकी थी, गांव में ठंडी हवा चल रही थी। चारों दोस्त आग के पास बैठकर गर्म चाय पी रहे थे कि तभी अंकित ने कहा, कल हम काला वन चलेंगे। नेहा ने पूछा, वो जहां वह भूतों वाली हवेली है? अंकित हंसा, भूत वूत कुछ नहीं होता, बस कहानियां हैं। विवेक बोला, चलो यार, मजा आएगा, रोमांच चाहिए। लेकिन रिया घबरा गई, मैं नहीं जाऊंगी, मैंने सुना है वहां से लोग गायब हो जाते हैं। अंकित ने उसकी तरफ देखा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। बहुत मनाने पर रिया राजी तो हुई, लेकिन मन में डर गहराता जा रहा था। उन्हें नहीं पता था कि अगली रात उनके जीवन की सबसे भयानक रात होने वाली थी। अगले दिन दोपहर 3 बजे वे काला वन की ओर निकले। सूरज तो ऊपर था, लेकिन जंगल में पहुंचते ही चारों तरफ साया सा छा गया। पेड़ इतने ऊंचे थे कि बाहें बाहर फेंके बिना ही सूरज की रोशनी गायब हो गई। जंगल में अजीब सन्नाटा था। कभी कभी किसी पेड़ से पत्ता गिरता तो ऐसा लगता मानो कोई उनके पीछे चल रहा हो। रिया हर आवाज पर चौंक जाती। 1 घंटे बाद वे हवेली के सामने पहुंचे। हवेली खंडहर जैसी लग रही थी। टूटी खिड़कियों से हवा की सीटी निकल रही थी। काई, तिरछे खंभे, जाले, टूटी दीवारें, सब कुछ भयावह। दरवाजा अपने आप चरररर की आवाज से खुल गया। विवेक ने डर छुपाते हुए कहा, अरे वाह, हवेली खुद ही मेहमानों का स्वागत कर रही है। नेहा ने नोटिस किया। अंकित, यहां इतनी ठंड क्यों है? बाहर तो धूप थी। अंकित को भी अजीब लगा। उसने महसूस किया कि जैसे कोई ठंडी सांस उसकी गर्दन पर छू गई। उसने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं। वे चारों अंदर गए। जैसे ही उनका पैर दहलीज के अंदर पड़ा, दरवाजा जो आधा खुला था जोरदार धमाके से खुद ब खुद बंद हो गया। रिया चीख पड़ी, अंकित! दरवाजा बंद हो गया। अंकित भागकर दरवाजे की ओर गया। उसने खींचा, झटके से खींचा, दोनों हाथों से खींचा। दरवाजा नहीं खुला। विवेक बोला, लगता है हवा से बंद हुआ होगा। अंकित ने कहा, हाँ शायद, चलो पहले देखते हैं। चारों टॉर्च ऑन करके अंदर बढ़े। हर कदम के साथ हवेली में से किसी अनजानी आत्मा का स्वागत सा महसूस हो रहा था। हवेली अंदर से अजूबा थी। भीतर की दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें टंगी थी। सबकी आंखें मानो चारों दोस्तों को घूर रही हों। नेहा ने एक तस्वीर पर ध्यान दिया। उसमें एक परिवार था, एक आदमी, उसकी पत्नी और उनकी छोटी बच्ची। तस्वीर के नीचे लिखा था, रुद्र प्रताप सिंह परिवार 1967। अंकित ने धीरे से कहा, यही उस हवेली का मालिक था। रिया ने पूछा, लेकिन यह परिवार गायब कैसे हुआ? अंकित बोला, कहते हैं एक रात चीखें आईं और सुबह परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला। उसी वक्त कमरे की लाइट अपने आप टिमटिमाई। टिक टिक टक्का टक टुक। टॉर्च की रोशनी हल्की हल्की कांपने लगी।
अचानक तस्वीर में खड़ी छोटी बच्ची की आंखें खून जैसी लाल चमकने लगी। नेहा की चीख निकल गई, ये हिल रही है। सचमुच तस्वीर की बच्ची धीरे धीरे अपना सिर घुमा रही थी चारों दोस्तों की तरफ। रिया जमीन पर गिरते गिरते बची। अंकित तुरंत चिल्लाया, सब बाहर चलो इस कमरे से। वे दौड़ते हुए कमरे से निकले और लंबा गलियारा पार करने लगे। पीछे से आवाज आई, रुको, मत जाओ। आवाज बच्चों जैसी थी लेकिन भयानक। रिया रोने लगी, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ है। गलियारे में हल्की धुंध फैल चुकी थी। फर्श गीला लग रहा था, जैसे कोई अभी अभी पानी लेकर गुजरा हो। अचानक रोशनी कमरे के पास झपकने लगी और दीवारों पर परछाइयां उभरने लगी। परछाइयां इंसानों जैसी थी। पहले 1, फिर 2, फिर धीरे धीरे 6। परछाइयां दीवारों पर चल रही थी, जबकि सामने कोई नहीं था। विवेक कांपती आवाज में बोला, ये क्या है अंकित, ये क्या है? अंकित ने नेहा और रिया को पीछे रखा। किसी को छूने मत देना, बस चलते रहो। तभी एक काली परछाई फर्श से निकलकर रिया की ओर झपटी। रिया डर के मारे चीख पड़ी। नेहा और अंकित ने उसे पकड़ा और पीछे खींचा। अंकित ने देखा, एक परछाई की लाल आंखें थीं। वो जमीन पर रिया के पैरों को छूने ही वाली थी कि अचानक गायब हो गई। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। अंकित, मैं मर जाऊंगी, प्लीज मुझे बाहर ले चलो। अंकित खुद अंदर से डर चुका था, लेकिन बोला, हम सब साथ निकलेंगे, कोई अलग नहीं होगा। वे तेजी से भागते हुए हवेली के दूसरे हिस्से में पहुंच गए। अंदर एक पुराना स्टडी रूम मिला। डेस्क पर धूल जमी किताबें थी। एक पुराना नक्शा भी पड़ा था। नेहा ने नक्शा उठाया। ये हवेली का मैप है। उन्होंने देखा, कुल 27 कमरे, 3 गुप्त दरवाजे, एक तहखाना जिस पर क्रॉस बना था। विवेक ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे क्रॉस क्यों? अचानक नक्शे पर बना क्रॉस लाल होकर चमकने लगा, जैसे खून से भरा हो। कमरे में हल्की गुर्राहट सुनाई दी। तहखाने में मत जाओ, नेहा ने डरते हुए कहा। अंकित, इस हवेली में कुछ बहुत बुरा है। अंकित बोला, मैं जानता हूं, पर हमें रास्ता ढूंढना होगा। तभी एक किताब अपने आप उड़कर जमीन पर गिरी। किताब का नाम था श्राप की शुरुआत। उन्होंने किताब खोली। पहला पन्ना पढ़ते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। कहानी में लिखा था, 1967 की एक रात रुद्र प्रताप सिंह ने अपनी हवेली में एक तांत्रिक को बुलाया था। उसकी बेटी अवनी बीमार रहती थी। तांत्रिक ने कहा, अवनी में कोई आत्मा घुस चुकी है। तांत्रिक ने अंधेरे में कुछ गलत शक्तियां बुलाई और हवेली में एक ऐसा द्वार खुल गया जो मानव दुनिया से नहीं जुड़ा था, बल्कि परछाइयों की दुनिया से। वही रात हवेली की आखिरी रात बनी। अवनी की चीखों से पूरी हवेली कांप उठी और सुबह पूरा परिवार गायब था। सिर्फ खून और परछाइयां रह गईं। किताब अचानक बंद हो गई। कमरे की खिड़की अपने आप फट से खुली और काले धुएं का एक रेला अंदर आता दिखा। नेहा चीखी, भागो। वे फिर दौड़े। हवेली जैसे उन्हें बाहर नहीं निकलने देना चाहती थी। गलियारे के अंत में दीवार फटी हुई थी। विवेक ने देखा कि उसके पीछे एक और कमरा था। उसने दीवार धक्का दिया। दीवार हिल गई। एक गुप्त कमरा सामने खुला। कमरा छोटा था, पर इसमें हर तरफ अवनी की तस्वीरें थी। वो छोटी बच्ची जिसकी लाल आंखें तस्वीर में भी चमकती थी। एक तस्वीर में अवनी की आंखें बिल्कुल काली थी। दूसरी में उसकी गर्दन टेढ़ी थी। तीसरी में वह बिना आंखों के थी। रिया डर के मारे गिरने ही वाली थी कि अचानक तस्वीरों के अंदर की अवनी मुस्कुराने लगी। पहले एक, फिर बाकी तस्वीरें भी हंसने लगी। हा 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 हा। हंसी नहीं, ये एक घृणित चीत्कार था। और फिर कमरे की सबसे बड़ी तस्वीर से काला धुआं निकला और धुएं के बीच एक बच्ची की परछाई उभरी। बच्ची की उम्र 6 से 7 साल, पर उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं,
खून से लथपथ मुस्कान। क्यों आए तुम? उसकी आवाज कमरे की हर दिशा से आ रही थी। अंकित ने खड़े खड़े उसके सामने कहा, हम वापस जाना चाहते हैं, हमें जाने दो। परछाई हंसी, अब तुम भी मेरा परिवार हो। कमरा लाल रोशनी से भर गया। चारों दोस्त भागते हुए नीचे की ओर सीढ़ियां उतरने लगे। पीछे से बच्चे की आवाज, रुको, खेलो मेरे साथ, मुझे अकेला मत छोड़ो। विवेक बोला, कसम से मैंने आज तक इतना नहीं दौड़ा। लेकिन आवाज कभी पास, कभी बहुत पास। अचानक रिया का पैर किसी चीज से टकरा गया और वह गिर गई। नेहा और अंकित उसे उठाने लगे, लेकिन तभी सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से में अवनी की परछाई खड़ी थी। लाल आंखें, टेढ़ा चेहरा, सफेद कपड़े, बाल हवा में उड़ रहे थे। उन्होंने देखा, अवनी का शरीर हवा में उल्टा लटका हुआ था। रिया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। परछाई ने कहा, अब तुम कभी बाहर नहीं जाओगे। अंकित ने साहस किया और चिल्लाया, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, तुम्हें मुक्ति दिलाने। अवनी एक पल रुकी, फिर अचानक गायब हो गई। चारों नीचे भागे। तहखाने का दरवाजा बहुत भारी था। अंकित और विवेक ने पूरी ताकत से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। तहखाना गहरा, अंधेरा और बहुत ठंडा था। दीवारों पर अजीब चिन्ह थे, त्रिकोण, आंखें, उल्टी आकृतियां, तांत्रिक मंत्र। तहखाने के बीच में एक बड़ा चक्र बना था, रक्त से। नेहा ने कहा, ये वही जगह है जहां परछाइयों का द्वार खुला था। तभी चक्र के बीच एक काला भंवर बनने लगा। कमरे की हर चीज उड़ने लगी, कुर्सियां, कागज, पत्थर, सब हवा में। अंकित ने चीखकर कहा, तहखाने का दरवाजा बंद करो। विवेक और नेहा ने दरवाजा बंद किया, लेकिन तभी भंवर से अवनी बाहर निकली। इस बार वह इंसानी आकार में थी, पर उसकी आंखें गहराई तक काली, चेहरा फटा हुआ, हाथ लंबे और मुड़े हुए। उसका शरीर थरथरा रहा था। वह हवा में तैरते तैरते चारों के करीब आने लगी। वह बोली, तुम मुझे मुक्ति दोगे? अंकित ने कांपते हुए कहा, हाँ, लेकिन कैसे? अवनी की आंखों में गहरी पीड़ा थी। उसने अपनी उंगली खून से भरे चक्र की ओर इशारा किया। मेरा परिवार वही कैद है, उनकी आत्माओं को बाहर निकालो, द्वार बंद कर दो। अचानक अवनी का चेहरा फिर से विकृत हो गया, वरना तुम सब भी इसी हवेली का हिस्सा बन जाओ। गमजे चक्र अचानक चमकने लगा। उससे रुद्र प्रताप, उसकी पत्नी और एक और महिला की विकृत आत्माएं निकलने लगी। ऐसा लगा जैसे वे दर्द में तड़प रहे हो। नेहा बोली, हमें मंत्र पढ़ने होंगे। किताब के पीछे वाले पेज पर मंत्र लिखा था। विवेक ने पढ़ना शुरू किया, ओम क्षिप्तात्मने स्वाहा। कमरा कांप उठा। रुद्र प्रताप की आत्मा गरजने लगी, भाग जाओ यहां से, नहीं तो चीर डालूंगा। अंकित चिल्लाया, जितनी जोर से पढ़ सकते हो पढ़ो। सबने मिलकर मंत्र पढ़ा। अवनी की आत्मा भी दर्द से चिल्लाने लगी। परार्थ, तीनों आत्माएं भंवर में खींचने लगी। धीरे धीरे एक एक करके सभी आत्माएं चक्र में समा गईं और अंत में चक्र खुद ही टूट गया। भंवर गायब हो गया। हवेली की दीवारें हिलना बंद हो गईं। सब शांत, पूरी हवेली जैसे सो गई हो। अंकित बोला, क्या सब खत्म हो गया? नेहा ने कहा, लगता तो है। लेकिन तभी उनके पास धीरे धीरे एक सफेद रोशनी आई। अवनी की आत्मा, अब उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लाल आंखें गायब, मुस्कान मासूम। वह बोली, धन्यवाद, आपने मुझे और मेरे परिवार को मुक्त किया। अब ये हवेली किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अवनी ने चारों की ओर देखा और हवा में धीरे धीरे खुल गई, रोशनी गायब हो गई। जैसे ही वे तहखाने से बाहर निकले, हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर धूप थी, हवा हल्की गर्म। वे बाहर निकले और पीछे देखा, हवेली पल भर में धूल बनी और गायब हो गई। रिया रोने लगी, क्या ये सच था या सपना? अंकित ने कहा, सच था और अब खत्म हो गया। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली। उन्होंने आसमान की ओर देखा।
हल्की धूप जैसे किसी मुस्कुराती बच्ची की तरह चमक रही थी। शायद अवनी ही थी, जो अब आसमान में आजाद थी।